Hello everyone, welcome back to my channel. So finally the wait is over and finally OBG की सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है. That is the MRP series of OBG. That is the must remember point for NORCET exam. Okay, so today is the first part one. Today is part one है and इसमें बेसिकली हम वो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है जो बेसिकली जो बेसिक चीज़ है रिगार्डिंग OBG वो आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो आज हमारा पार्ट वन है एंड ऐसे 6 to 7 वीडियोस होगी OBG पे एंड उसमें आपको जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेसिकली फॉर नॉर्सेट एग्जाम वो मैं सारे कवर करूंगी. सो प्लीज मस्ट वॉच दिस वीडियो. अगर आपने कवर कर भी लिया OBG स्टिल वॉच दिस वीडियो सो डैट आपका रिवीजन हो जाए एंड अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो आपने नहीं पढ़ा है सो वो पॉइंट्स यू कैन ऐड ऑन योर नोट्स. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज द पेल्विस. सो पेल्विस के फोर बेसिकली टाइप ऑफ पेल्विस में 4 शेप होते हैं. सो 4 में से इन्हीं 4 में से किसी का एक एग्जाम में आता है. सो दैट इज गायनेकॉइड हो गया, गायनेकॉइड पेल्विस, एंड्रॉइड पेल्विस, एंथ्रोपॉइड पेल्विस एंड प्लेटिपोलॉइड पेल्विस. तो फर्स्ट MCQ हमारा आता है इमेज से. वो इमेज दे देंगे एंड पूछेंगे कौन सा पेल्विस है, वेदर इट्स गायनेकॉइड एंड्रॉइड कौन सी है. ठीक है ना. सेकंड क्या पूछते हैं कि जो हमारा गायनेकॉइड पेल्विस है ना, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर गायनेकॉइड पेल्विस, इसका जो हमारा इनलेट है वो कैसा होता है, राउंड शेप होता है. सो गायनेकॉइड पेल्विस का इनलेट कैसा होता है, राउंड शेप होता है. ठीक है ना. सो राउंड इनलेट किसका होता है, दैट इज गायनेकॉइड पेल्विस का होता है एंड इट इज लाइक मोस्ट फेवरेबल पेल्विस फॉर वजाइनल डिलीवरी. सो इसमें नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी बहुत इजीली हो जाता है एंड बेसिकली इसको फीमेल पेल्विस भी बोला जाता है ना, फीमेल पेल्विस भी बोला जाता है इसको एंड इट इज द मोस्ट कॉमन पेल्विस. तो अगर एग्जाम में आया कि मोस्ट कॉमन पेल्विस कौन सा है, दैट इज द गायनेकॉइड पेल्विस. राउंड इनलेट किसका है, गायनेकॉइड पेल्विस का. एंड मोस्ट सुटेबल फॉर वजाइनल डिलीवरी कौन सा पेल्विस है, दैट इज द गायनेकॉइड पेल्विस. ठीक है. एंड सेकेंड आता है हमारा एंड्रॉइड पेल्विस. सो एंड्रॉइड पेल्विस को मेल पेल्विस भी बोला जाता है. इट इज मेल टाइप का है ना. सो मेल पेल्विस होता है. एंड्रॉइड का इनलेट कैसा होता है, हार्ड शेप. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर इसका इनलेट कैसा है, दैट इज द हार्ड शेप. तो अगर एग्जाम में आया कि हार्ड शेप इनलेट किसका होता है, दैट इज द एंड्रॉइड पेल्विस का होता है. ठीक है ना. सो एंड्रॉइड पेल्विस का हार्ड शेप इनलेट होता है. ठीक है ना. एंड यहाँ पे अगर एग्जाम में SMCQ आया कि डीप ट्रांसफर अरेस्ट होने के सबसे ज्यादा चांसेस कौन से पेल्विस में होता है, सो दैट इज हमारा एंड्रॉइड पेल्विस. सो एंड्रॉइड पेल्विस में डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है एंड इसका जो मैनेजमेंट होगा क्या होगा, LSCS. तब हम क्या करेंगे, फटाफट हमें LSCS हमें फटाफट करना होगा एंड देन डिलीवर करवाना होगा बेबी को. ठीक है ना. सो डीप ट्रांसफर अरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे चांसेस है, एंड्रॉइड पेल्विस में. थर्ड हमारा टाइप है दैट इज द एंथ्रोपॉइड. सो गायनेकॉइड क्या था, मोस्ट कॉमन पेल्विस था. ऐसे ही एंथ्रोपॉइड पेल्विस क्या है, दैट इज द लीस्ट कॉमन. सो लीस्ट कॉमन पेल्विस कौन है, दैट इज द एंथ्रोपॉइड. एंथ्रोपॉइड देखो इसमें AP आ रहा है ना, AP. सो इसमें क्या होता है, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर ज्यादा होता है देन ट्रांसवर्स डायमीटर. एंथ्रोपॉइड AP. सो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर इज मोर देन ट्रांसवर्स डायमीटर. सो दैट्स व्हाई इसका जो इनलेट होता है वो कैसा होता है, ओवल इनलेट होता है. सो अगर एग्जाम में आया कि ओवल इनलेट कौन से पेल्विस का होता है, दैट इज हमारा एंथ्रोपॉइड पेल्विस का होता है. एंथ्रोपॉइड पेल्विस का होता है. ठीक है ना. एंड दैट इज द प्लेटिपोलॉइड पेल्विस. सो प्लेटिपोलॉइड का जो इनलेट होता है वो कैसा होता है, फ्लैट होता है. ठीक है. इसमें जो हमारा जो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर है वो कम होता है देन ट्रांसवर्स डायमीटर. सो इसमें हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर ज्यादा होता है एंड हमारा एंथ्रोपॉइड में एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर ज्यादा होता है. सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड नो अबाउट द टाइप ऑफ पेल्विस के बारे में. गायनेकॉइड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. कमिंग टू द सेकेंड पार्ट दैट इज द फीटल स्कल डायमीटर्स. तो यहाँ से भी MCQ मेनी टाइम्स आते हैं एग्जाम में. दे आस्क लाइक कि इसका कितना सेंटीमीटर होता है, कौन से प्रेजेंटेशन में कौन सा डायमीटर होगा. तो इस तरीके का MCQ आता है. ठीक है ना. सो अगर हम फीटल स्कल डायमीटर्स की बात करें सो क्या वो पूछते हैं वो कि सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक. सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक दैट इज द सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक है ना. दिस इज सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक. ये हमारा सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक है जिसका डायमीटर कितना होता है, 9.5 सेंटीमीटर होता है. 9.5 सेंटीमीटर होता है. एंड ये कब होता है, अगर बेबी का जो हेड है वो कंप्लीट क्या होगा, कंप्लीट फ्लेक्शन होगा. कंप्लीट फ्लेक्शन होगा और प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, वर्टेक्स.
वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। सो इन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन कंप्लीट फ्लेक्शन में क्या होता है, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक होता है, दैट इज 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे ही सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, सी दिस इज द सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, दैट इज द 10 सेंटीमीटर का होता है। ये कब होता है, अगर हमारा इनकम्प्लीट फ्लेक्शन होगा, कंप्लीट फ्लेक्शन, इनकम्प्लीट फ्लेक्शन है ना। सो इनकम्प्लीट फ्लेक्शन होगा, अगर इनकम्प्लीट फ्लेक्शन होगा एंड अगेन प्रेजेंटेशन क्या होगा, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होगा, तो कौन सा डायमीटर होगा, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। ऐसे ही ऑक्सीपिटो फ्रंटल, सो ऑक्सीपिटो फ्रंटल, दिस इज द ऑक्सीपिटो फ्रंटल, दैट इज 11.5 सेंटीमीटर। सो ऑक्सीपिटो फ्रंटल 11.5 सेंटीमीटर, ये कब होगा, अगर मार्क डिफ्लेक्स्ड होगा, मार्क डिफ्लेक्शन होगा, है ना, डिफ्लेक्शन होगा, प्रेजेंटेशन सेम वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होगा, तो क्या होगा, ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर होगा। ठीक है ना। ऐसे ही मेंटो वर्टिकल, सो मेंटो वर्टिकल, दिस इज द मेंटो वर्टिकल, है ना। सो मेंटो वर्टिकल डायमीटर कितना होगा, 14 सेंटीमीटर होता है। एंड ये कब होता है, अगर हमारा इनकम्प्लीट एक्सटेंशन होता है, इनकम्प्लीट एक्सटेंशन होता है, तो कौन सा डायमीटर होता है, दैट इज द हमारा मेंटो वर्टिकल। ठीक है ना। एंड प्रेजेंटेशन क्या होगा, ब्रो प्रेजेंटेशन होगा। ठीक है ना, ब्रो प्रेजेंटेशन होगा। ऐसे ही सब मेंटो ब्रैगमेटिक, सब मेंटो ब्रैगमेटिक, है ना, सब मेंटो ब्रैगमेटिक, दिस इज द सब मेंटो ब्रैगमेटिक, अगेन द डायमीटर इज 9.5 सेंटीमीटर। एंड ये कब होता है, अगर कंप्लीट एक्सटेंशन हो, कंप्लीट एक्सटेंशन हो, तो ये आपका क्या होगा, सब मेंटो ब्रैगमेटिक होगा, और इसका प्रेजेंटेशन क्या होगा, फेस प्रेजेंटेशन होगा, देखो फेस प्रेजेंटेशन होगा। ठीक है ना। सो ये डायमीटर आपको कुछ याद करना है, कौन से प्रेजेंटेशन में, कौन सा एटीट्यूड में कितना डायमीटर होगा, कौन सा डायमीटर होगा, दैट यू शुड नो। सो अगर ये थोड़ा मुश्किल है इसको याद करने में, सो आप अपनी छोटी कॉपी जो आपने बना रखी है, दैट इज द लाइक जो आपका मिस्टेक नोटबुक बना रखा है, उस पर ये लिख लो एंड डेली देखो, डेली देखोगे आपको याद हो जाएगा, फिर आपको ऐसे लाइक हार्ड नहीं लगेगा, अच्छे से याद भी हो जाएगा, और एग्जाम में आपको मतलब फटाफट क्लिक भी होगा कि हाँ ऐसे ऐसे था। ठीक है ना। सो उसमें आप ऐड कर लो ये, या फिर सामने टेबल के सामने पेस्ट कर लो। ठीक है। सो ये आपको याद करना है। तो अभी हमने 2 चीजें पढ़ लिया। थर्ड हमारा ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, मे बी आस्क्ड इन द एग्जाम, है ना, समटाइम्स वो पूछ लेते हैं। सो ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी कितना होता है, डेज में अगर हम बोले तो टोटल 280 डेज, 280 डेज हमारा टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। अगर हम वीक में बोले तो 40 वीक होता है, और 10 लूनार मंथ होता है। सो 1 लूनार मंथ इज फॉर 28 डेज, है ना। सो 10 लूनार मंथ होता है, या फिर 9 कैलेंडर मंथ प्लस 7 डेज होता है। एंड ये सारा हम कब से कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट डे ऑफ LMP, दैट इज द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना। सो ये बात तो समझ में आ गई। ऐसे ही जो हमारा जो प्रेगनेंसी का जो टोटल पीरियड ऑफ जेस्टेशन है, उसको हम ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब को बोलते हैं, अप टू 12 वीक, अप टू 12 वीक को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। देन 13 टू 28 वीक, 13 टू 28 वीक हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, एंड आफ्टर 29 टू 40 वीक हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। ठीक है ना। सो ये आपको ट्राइमेस्टर का ड्यूरेशन भी पता होना चाहिए कि कौन से कब तक कौन सा ट्राइमेस्टर होता है। ठीक है ना। दैट इज वेरी सिंपल थिंग था जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है नेगिल्स फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में MCQ आ रखा है, EDD कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। सो दैट इज नोन एज नेगिल्स फॉर्मूला। सो EDD दैट इज द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो इसका फॉर्मूला है हमारा लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, whatever like 5 मार्च 2025 है ना, 2025 5 मार्च, या फिर 1 जैन 2026, दैट इज द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड हो गया। प्लस इसमें हम क्या करेंगे, 9 मंथ ऐड कर देंगे। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, और 1 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे, है ना। सो प्लीज इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज, प्लस उसमें हम 7 डेज ऐड कर देंगे, दैट इज द EDD आ जाएगा आपका, है ना, EDD आ जाएगा। बट ये किसका आता है, रेगुलर, जिसका जो साइकिल है, जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होता है, उसके लिए बेसिकली ये फॉर्मूला है LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। ठीक है। सो ये तो हमारा नॉर्मल हो गया। बट अगर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हुआ है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हुआ है तो या तो oocyte रिट्रीवल हो सकता है, या फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हैं। या तो हम oocyte को रिट्रीव करेंगे, या फिर एम्ब्रियो को ट्रांसफर करेंगे। तो अगर oocyte रिट्रीवल है तो हम क्या करेंगे, जो भी oocyte रिट्रीवल डेट होगा, जो भी डेट होगा, लेट्स सपोज 1 जैन 2026, सो उस डेट में हम क्या करेंगे, 13 डेज क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 13 डेज क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 13 डेज माइनस कर देंगे। ठीक है ना। 13 डेज माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डेट इज हमारा आ जाएगा LMP। ठीक है, LMP आ जाएगा। फिर इस LMP में हम क्या कर देंगे, 9 मंथ प्लस 7 डेज, 9 मंथ प्लस 7 डेज ऐड कर देंगे। ठीक है ना।
9 मंथ प्लस 7 डेज क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। ऐसे ही अगर एम्ब्रियो ट्रांसफर का बोले तो क्या करना है, वो जो डेट ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर है उसमें हम क्या करेंगे, हम उसमें 16 डेज माइनस कर देंगे। oocyte रिट्रीवल में हम 13 डेज माइनस करेंगे और एम्ब्रियो ट्रांसफर में हम 16 डेज माइनस कर देंगे। दैट विल बी LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आ जाएगा। उसमें अगेन हम 9 मंथ प्लस 7 डेज ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा EDD। ठीक है, सो ये हमें ऐसे कैलकुलेट करना है। बट अगर साइकिल इरेगुलर, जैसे कि बेस्ट फॉर जेस्टेशनल एज इन इरेगुलर साइकिल है, या फिर कोई मदर है उन्होंने OCP ले रखा है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रखा है, सो इन दैट केस हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड इज द बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट द जेस्टेशनल एज। अल्ट्रासाउंड में बेसिकली क्या कैलकुलेट करते हैं, CRL, दैट इज द क्राउन रंप लेंथ। क्राउन रंप लेंथ बेसिकली हम कैलकुलेट करते हैं, है ना, लेंथ। सो ये कब करना होता है, इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ऑफकोर्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करेंगे, है ना। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में USG करेंगे, जिसमें हम बेसिकली CRL देखते हैं, क्राउन रंप लेंथ देखते हैं, एंड वहां से हमें जेस्टेशनल एज पता चल जाता है। ठीक है ना, सो ये कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग नेगिल्स फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम यूट्रस का। सो यूट्रस का, नॉर्मली यूट्रस का पोजीशन यहाँ से MCQ आ रखा है, आई थिंक एम्स में, किसी एम्स में आया था कि पोजीशन ऑफ यूट्रस, नॉर्मल पोजीशन क्या होता है, दैट इज एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्स होता है। क्या होता है, एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्स पोजीशन होता है हमारा यूट्रस का। ठीक है ना। उसके बाद शेप पूछा, तो शेप नॉर्मली शेप कैसा होता है, पायरीफॉर्म शेप होता है। ठीक है ना। बट अगर विमेन प्रेग्नेंट होती है तो जो शेप है पायरीफॉर्म से वो ग्लोब्यूलर, स्फेरिकल, ओवल ऐसे धीरे धीरे चेंज होता रहता है हमारा यूट्रस का शेप अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर, है ना। सो बट नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में जो पोजीशन ऑफ यूट्रस है दैट इज एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्स है, और शेप कैसा होता है, पायरीफॉर्म शेप होता है। देन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से MCQ क्या आता है कि फंडस हाइट कैलकुलेट करने का। सो फंडस हाइट का प्यूबिस सिम्फाइसिस पे फंडस हाइट है तो कब होता है, सो एट 12 वीक पर प्यूबिस सिम्फाइसिस पे अगर फंडस हाइट होता है, एंड अम्बिलिकस पे कब होता है, 22 वीक, 20 से 22 वीक के बीच में कब होता, कहाँ पे होता है, 20 से 22 वीक के बीच में अम्बिलिकस पे फंडस हाइट होती है। एंड देन जीफिस्टर्नम पे कब आ जाता है, 36 वीक पर हमारा जीफिस्टर्नम पे आ जाता है। इसके बाद और ऊपर होगा नहीं, इसके बाद ऊपर हो ही नहीं सकता, है ना। फिर अगेन क्या हो जाता है, नीचे आ जाती है। फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, लाइटनिंग हो जाता है, मतलब कि फंडस नीचे हो जाती है, दैट इज लाइटनिंग हो जाती है। सो लाइटनिंग व्हेन अकर, दैट इज एट 36 वीक पे लाइटनिंग होती है, क्योंकि 36 वीक के बाद और वो ऊपर फंडस जो यूट्रस और ऊपर नहीं हो सकता है, सो वो नीचे हो जाती है, दैट इज लाइटनिंग। सो लाइटनिंग अकर एट 36 वीक, ये आपको पता होना चाहिए। सो प्यूबिस सिम्फाइसिस पे 12 वीक पे, देन अम्बिलिकस पे हमारा हो गया 22, 20 से 22 मान सकते हो, 20 से 22 वीक पे हमारा क्या बोलते हैं, अम्बिलिकस पे। देन ऊपर जीफिस्टर्नम पे 36 वीक पे आ जाता है, उसके बाद लाइटनिंग हो जाती है। ठीक है, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर फंडस हाइट, यू शुड नो। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द प्रेगनेंसी। बहुत सारी चीजें चेंजेस होती है, जैसे BP हो गया, हार्ट रेट हो गया, ये वो, है ना। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि क्या इंक्रीज हो रही है, क्या डिक्रीज हो रही है, क्या कॉन्स्टेंट है। सो ये एक टेबल है, ये टेबल को आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, बट मैं तो यही बोलूंगी कि आप अपने हाथों से लिखो, बिकॉज हाथ से लिखोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। हाथों से लिख के सामने पेस्ट कर लो, या अपने छोटी छोटी कॉपी में लिख लो, छोटी कॉपी में लिख लो, डेली उसको रिवाइज करो। ठीक है ना। सो फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या इंक्रीज होता है, क्या डिक्रीज होता है, एंड क्या कांस्टेंट रहता है। सो देखो इंक्रीज क्या क्या होता है, सो ब्लड एंड प्लाज्मा वॉल्यूम, RBC वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट फीमेल में हमारा अनीमिया देखने को मिलता है ना, फिजियोलॉजिकल अनीमिया देखने को मिलता है। सो ब्लड, प्लाज्मा वॉल्यूम, RBC वॉल्यूम बेसिकली इंक्रीज होता है, रेटिकुलो काउंट इंक्रीज होता है, WBC काउंट इंक्रीज होता है, एंड जितने भी क्लोटिंग फैक्टर है, ऑल क्लोटिंग फैक्टर इंक्रीज एक्सेप्ट फैक्टर 11 एंड 13। ठीक है ना। सो ऑल क्लोटिंग फैक्टर इंक्रीज एक्सेप्ट फैक्टर 11 एंड 13, ये आपको पता होना चाहिए। ESR इंक्रीज होता है, एंड हमारा सेक्सुअल हमारा बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन जो है ना वो भी इंक्रीज होता है। थायराइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन जो है वो इंक्रीज होता है, और टोटल प्रोटीन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो बिकॉज ऑफ डैट जो वुमेन ऑलरेडी हाइपोथायरॉयडिज्म की है, अगर वो थायरोक्सिन ले रही है, लिवोथायरोक्सिन, तो उसका डोज थोड़ा और इंक्रीज करना पड़ता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है ना। सो ये सारा है जो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन हो गया, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन, टोटल बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन एंड टोटल प्रोटीन, ये सब कुछ क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, सो ये पता चल गया आपको।
उसके बाद अगर हम डिक्रीज की बात करें तो हीमेटोक्रिट जो है परसेंटेज ऑफ आरबीसी डिक्रीज होता है, हीमोग्लोबिन जो है वो डिक्रीज होता है, दैट्स व्हाई इट इज अनीमिया होता है मदर में, है ना, लेस देन 11 ग्राम पर डीएल, है ना। प्लेटलेट प्लेटलेट भी डिक्रीज होता है और फैक्टर 11 एंड 13 डिक्रीज होता है, एंड प्रोटीन सीएनएस भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, उसके अलावा कार्डियक आउटपुट हो गया, हार्ट रेट हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, सो बिकॉज ऑफ दैट कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है, एंड स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, उसके उल्टे अगर हम बोले तो पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होता है, तो बीपी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एंड जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम है, वो भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। सो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम डिक्रीज होती है, ठीक है ना। सो कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होता है क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, उसका ऑपोजिट पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो रहा है, तो पीपी भी कम होता है। ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, टाइडल वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाती है, मिनट वेंटिलेशन भी इंक्रीज हो जाती है, एंड इसका ऑपोजिट अगर हम देखें तो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। ठीक है ना। अगेन जीएफआर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, इंपॉर्टेंट, दिस इज द इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज ये इंक्रीज एंड डिक्रीज वाला तो अच्छे से याद करना है आपको। सो जीएफआर दैट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, वो इंक्रीज हो जाती है क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज हो गया ना, तो जीएफआर भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। डिक्रीज क्या होती है, सीरम यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। एंड वजाइनल पीएच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वजाइनल पीएच क्या है, वो डिक्रीज हो जाती है क्योंकि लैक्टोबैसिलस, बिकॉज ऑफ लैक्टोबैसिलस की वजह से, है ना। सो वजाइनल पीएच क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एसिडिक हो जाता है ना, एसिडिक हो जाता है क्योंकि लैक्टोबैसिलस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। कांस्टेंट क्या क्या रहता है, इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी रेट कांस्टेंट रहता है, इंस्पायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वाइटल कैपेसिटी कांस्टेंट रहता है, टोटल लंग कैपेसिटी कांस्टेंट रहता है, और लंग का जो कॉम्प्लायंस है वो भी कांस्टेंट रहता है। तो ये वाला टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो और अपने सामने पेस्ट कर लो, या अपना मिस्टेक जो हमारी छोटी कॉपी है उसमें लिख लो, डेली रिवाइज करो, डेली रिवाइज करोगे तभी ये याद रहने वाला है, अदरवाइज यू फॉरगेट। ठीक है, उसके बाद हमारा है हमारा फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अदर साइन जो हमारे प्रेगनेंसी के टाइम प्रेजेंट होता है, दैट इज द मॉर्निंग सिकनेस। यू नो मॉर्निंग सिकनेस, लाइक नोजिया, वॉमिटिंग सा लगता है। सो मॉर्निंग सिकनेस क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज एचसीजी हार्मोन, एचसीजी हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से मॉर्निंग सिकनेस होता है। एंड आपने सुना होगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा चांसेस होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। सो कॉन्स्टिपेशन बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है ना। यूरिन की फ्रिक्वेंसी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो यूट्रस है वो इनलार्ज होता है, वो प्रेशर लगाता है किस पे, ब्लैडर पे। सो बिकॉज ऑफ दैट यूरिन फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको क्या देखने को मिलता है, चलोस्मा और मिलास्मा। सो इट इज ऑल्सो नोन एज मास्किंग ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, मास्किंग ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, मास्क इन प्रेगनेंसी जो भी बोल लो आप। क्यों, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या होता है, फोरहेड हो गया, चिन हो गया, है ना, चिक हो गया और नोज हो गया, यहाँ पे क्या होता है, ऐसे डिस्कलरेशन हो जाता है, ऐसे डार्क कलर हो जाता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज मिलेनिन इंक्रीज होने की वजह से, मिलेनिन इंक्रीज होने की वजह से, जैसे यू कैन सी इन दिस पिक्चर, हमारा चिक पे हो गया, नोज पे हो गया, फोरहेड पे हो गया, क्या हो जाता है, डार्कनिंग हो जाता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज मिलेनिन प्रोडक्शन। ठीक है, उसके अलावा लिनिया नाइग्रा क्या होता है, लिनिया नाइग्रा इज सेम, दैट इज द डार्कनिंग ब्लैकिश डिस्कलरेशन, ब्राउन कलर डिस्कलरेशन हो जाता है फ्रॉम हमारा जीफी स्टर्नम टू मोन्स प्यूबिस, जीफी स्टर्नम टू मोन्स प्यूबिस तक, है ना, इन मिड लाइन ऑफ एब्डोमेन। सो एब्डोमेन के जस्ट बीच में फ्रॉम जीफी स्टर्नम टू मोन्स प्यूबिस तक आपको डार्कनिंग कलर, एक डार्क कलर लाइन दिखेगी। सो दैट इज नोन एज लिनिया नाइग्रा। एंड ये भी क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज मिलेनिन की वजह से होता है। ठीक है ना, मिलेनिन की वजह से होता है। तो जीफी स्टर्नम से लेके मोन्स प्यूबिस तक, ठीक है ना, मोन्स प्यूबिस तक, दैट इज नोन एज लिनिया नाइग्रा। उसके अलावा स्ट्राया ऑन एब्डोमेन, मतलब कि स्ट्रेचिंग, स्ट्राया मीन्स स्ट्रेचिंग और स्ट्रेचिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि यूट्रस इनलार्ज हो रहा है। सो यूट्रस इनलार्ज हो रहा है, सो बिकॉज ऑफ इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस देयर इज स्ट्राया ऑन द एब्डोमेन। सो ऐसे लाइक पर्पलिश रेडिश कलर का आपको दिखेगा, सी दिस इज द एब्डोमेन, सो ऐसे पर्पल रेडिश कलर का आपको मार्क दिखेगा बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचनिंग ऑफ एब्डोमेन, बिकॉज ऑफ इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस की वजह से। ठीक है ना। उसके बाद स्पाइडर नेवी भी देखने को मिलता है, स्पाइडर नेवी, ये क्यों, ये लाइक हमारा जैसे कि थोरेक्स हो गया, चेस्ट हो गया, नेक हो गया, ठीक है ना, एब्डोमेन हो गया, लेग हो गया, हैंड हो गया, वहां पे आपको ऐसे 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 ब्लूइश सा ऐसे रेडिएटिंग वेन्स दिखेगा आपको, है ना, स्पाइडर, काइंड ऑफ स्पाइडर की तरह। तो ये सारे हमारे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये सारे साइन देखने को मिलते हैं। ठीक है ना।
उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट साइन है दिस साइन, दिस 3 to 6 साइन है ना, दिस 6 साइन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब यू कैन से कि एवरी टाइम इन एग्जाम आइदर इन प्री और मेंस ये वाला एक साइन तो जरूर पूछते हैं, वो जरूर से जरूर पूछते हैं। सो यू शुड नो दिस साइन, है ना। सो जैक्यूमर्स और चैडविक साइन। सो चैडविक और जैक्यूमर साइन क्या होता है, डेट इज द पर्पलिस, क्या होता है, डेट इज द ब्लूइश और पर्पलिस डिस्कलरेशन हो जाता है कहाँ पे, डेट इज द एंटीरियर वजाइनल वॉल, है ना। एंटीरियर वजाइनल और वुल्वा भी बोल सकते हो आप। वजाइनल वॉल में क्या हो जाती है, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है। क्यों, बिकॉज ऑफ इंक्रीज वस्कुलरिटी की इंक्रीज होने की वजह से। सो दैट इज नोन एज जैक्यूमर्स और चैडविक साइन। सो इंक्रीज ब्लूइश डिस्कलरेशन इन द एंटीरियर वजाइनल वॉल, दैट इज नोन एज जैक्यूमर और चैडविक साइन। तो ये पता होना चाहिए आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा हमारा है ओसियंडर। तो ओसियंडर मतलब क्या है, पल्सेशन इंक्रीज हो जाएगा, ओसियंडर। सो दैट इज द इंक्रीज पल्सेशन एट लेटरल फोर्निसेस, ऑफ वजाइना, क्या है ना। सो एट लेटरल फोर्निसेस पे क्या होगा, जो पल्सेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब पैल्पेट करोगे तो जो पल्सेशन है वो इंक्रीज हो जाता है एट लेटरल फोर्निसेस, दैट इज नोन एज ओसियंडर्स साइन, ठीक है ना। गुडेल मतलब गुड टू एवरीवन। सो गुड हो जाएगा मतलब कि क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। सो दैट इज सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। गुड मतलब सॉफ्ट हो जाना, तो सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सर्विक्स कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। कैसा, जैसे कि जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना, उसका जो सर्विक्स है वो लाइक टिप ऑफ नोज की तरह हार्ड होगा, एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो लिप्स की तरह सॉफ्ट हो जाता है। ऐसे याद रखना है कि लाइक नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में काइंड ऑफ टिप ऑफ नोज की तरह सर्विक्स होता है हार्ड, एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लिप्स की तरह हो जाता है ना। सो सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, दैट इज गुडेल साइन, गुड टू एवरीवन, ठीक है, ऐसे याद करना है। पिस्कासिक्स, सो पिस्कासिक्स क्या है, दैट इज अ पिचका दिया एक तरफ। पिस्का मतलब अगर आपको पिचकाना मतलब पता होगा तो आपको रिलेट कर पाओगे। सो पिस्कासिक्स साइन मतलब कि पिचका दिया, मतलब कि दैट इज द एसिमेट्रिकल इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस। asymmetrical enlargement of uterus, क्यों, बिकॉज ऑफ द लेटरल इम्प्लांटेशन, लेटरली इम्प्लांट होती है। सो बिकॉज ऑफ दैट जो यूट्रस है वो एसिमेट्रिकल इनलार्ज होगा, एक तरफ से पिचक जाएगा, ऐसे याद करना है, ठीक है ना। हिगार साइन क्या होता है, हिगार। सो हिगार और गुडल में आपको कंफ्यूजन नहीं होना। हिगार क्या होता है, दैट इज द सॉफ्टनिंग एंड कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट, दैट इज द हिगार साइन, ठीक है ना। जब आप बाइमेनुअल एग्जामिनेशन करोगे तो आपको सॉफ्टनिंग एंड कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट मिलेगा। पाल्मर साइन क्या होता है, पाल्मर। सो जब आप पैल्पेट करोगे तो आपको रेगुलर एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। रेगुलर एंड रिदमिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ऑन बाइमैनुअल एग्जामिनेशन इज नोन एज पाल्मर साइन। तो जब आप पाम लगाओगे तो यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ऐसे याद रखना है, ठीक है ना। सो रेगुलर एंड रिदमिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ऑन बाइमैनुअल एग्जामिनेशन इज नोन एज पाल्मर साइन, ठीक है। सो ये जितने भी साइन है, जैक्यूमर्स, चैडविक, ओसियंडर, गुडल, पिस्कासिक्स, हिगास एंड पाल्मर साइन, ये सारे के सारे साइन कब दिखते हैं, ये के सारे साइन हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, दिस ऑल आर नोन एज प्रोबेबल साइन, है ना। सो ये कब दिखते हैं, दैट इज 6 to 8 पीरियड ऑफ जेस्टेशन के बीच में सारे साइन दिख जाते हैं ना। सो सबसे अर्ली तो आपको चैडविक साइन ही दिख जाता है। तो 6 to 8 अगर एग्जाम में आएगा कि ये साइन कब आपको मिलेंगे, सो 6 to 8 वीक में, 6 to 8 पीरियड ऑफ जेस्टेशन में आपको ये सारे साइन विजिबल होते हैं, ठीक है ना। सो ये सारे साइन का टाइम हमारा 6 to 8 पीरियड ऑफ जेस्टेशन है, ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद है कुछ हमारा बलोटमेंट क्या होता है, बलोटमेंट मतलब कि जब आप ऐसे पैल्पेट करोगे, या तो आप इंटरनली वजाइनल के थ्रू पैल्पेट करोगे, है ना, वजाइनल एग्जामिनेशन, या फिर आप एब्डोमेन पे पैल्पेट करोगे, तो क्या होगा, देयर इज रिबाउंडिंग ऑफ फीटस अगेंस्ट द एग्जामिनर फिंगर, है ना। सो रिबाउंडिंग ऑफ फीटस रिबाउंड करेगा, है ना। सो रिबाउंडिंग ऑफ फीटस अगेंस्ट एग्जामिनर फिंगर ऑन पैल्पेशन, आइदर इट्स इंटरनली वजाइना के थ्रू या फिर और ऑन एब्डोमेन के थ्रू। सो इंटरनल बेलोटमेंट अगर आप वजाइनल के थ्रू करेंगे, एक्सटर्नल बेलोटमेंट अगर आप एब्डोमेन पे करेंगे, ठीक है ना। सो इंटरनल एग्जाम में एमसीक्यू आता है कि इंटरनल बेलोटमेंट कब प्रेजेंट होता है, तो 16 to 20 वीक पे इंटरनल बेलोटमेंट प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल कब होता है, 24 to 28 वीक पर एक्सटर्नल बेलोटमेंट होता है, बेबी रिबाउंड करेगा, ठीक है ना। सो दैट इज बलोटमेंट। लाइटनिंग हमने पढ़ लिया कब आता है, 36 वीक पर लाइटनिंग होता है। अब उससे ज्यादा और ऊपर बेबी जा नहीं पाएगा, उससे ज्यादा यूट्रस और ऊपर बढ़ नहीं पाएगा, है ना, तो यूट्रस नीचे आ जाएगा, दैट इज लाइटनिंग। तो 36 वीक पर आता है, ठीक है। उसके बाद एक और टर्म है हमारा ब्रैक्सटोन हिक्स
कॉन्ट्रैक्शन। सो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? दैट इज द इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन। इरेगुलर पेनलेस, अगर पेनफुल भी होता है तो बहुत माइल्ड पेन होता है, बहुत ज्यादा पेनफुल नहीं होता है। दैट इज इरेगुलर painless uterine contraction, that is known as Braxton Hicks contraction, that is different from contraction during pregnancy, during labor, है ना। So Braxton Hicks contraction जो है that is irregular painless uterine contraction होता है, and basically ये कब से स्टार्ट हो जाता है? 8 वीक से स्टार्ट हो जाता है, and throughout the pregnancy ये Braxton Hicks contraction रहता है। So that is the normal finding, है ना। So ये 8 वीक से स्टार्ट होगा and throughout the pregnancy रहेगा, that is the Braxton Hicks contraction। ठीक है। उसके बाद यहाँ से MCQ बहुत बार आता है, एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी सिंपल एंड बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। सो जी मतलब क्या होता है? जी इज द ग्रेविडा। सो ग्रेविडा का मतलब क्या होता है? ग्रेविडा का मतलब क्या होता है? डेट इज द नंबर ऑफ कॉन्सेप्शन, मतलब कि कितनी बार उन्होंने कंसीव किया है, 1 बार 2 बार 3 बार, भले ही अबॉर्शन हो गया है, प्रीटर्म है, लाइव है, कुछ भी है, जितनी बार उन्होंने कॉन्सेप्शन हुआ, जितनी बार कंसीव किया है, डेट इज नोन एज ग्रेविडा, ठीक है ना। ग्रेविडा। पी क्या है? डेट इज द नंबर ऑफ पास्ट प्रेगनेंसी, मतलब वो प्रेगनेंसी जो 28 वीक के बाद हुआ है ना। 28 वीक, अगर लाइक 20 वीक पे हो गया है तो उसको हम पी में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो पी क्या है? डेट इज द पैरिटी। पी इज द पैरिटी। तो पैरिटी कब बोलेंगे? डेट इज द नंबर ऑफ पास्ट प्रेगनेंसी, लाइक आफ्टर 28 वीक। आफ्टर 28 वीक अगर बेबी होगा तो उसको हम बोलेंगे नंबर पैरिटी, इतने पैरिटी। जैसे कि लेट्स सपोज एक वुमेन है, वो G2 है, 2 बार उसने कंसीव किया है, बट उसका एक अबॉर्शन हो गया है 20 वीक पे, एंड एक जो है वो 24 वीक पे हुआ है, तो उसका पैरिटी 0 होगा, है ना। सो पैरिटी इज द नंबर ऑफ पास्ट प्रेगनेंसी मोर देन 28 वीक, ठीक है। टी क्या है? दैट इज द टर्म। टर्म मतलब कि टर्म बेबी, मतलब कि आफ्टर 37 वीक पे अगर बॉर्न होगा तो टर्म होगा। पी इज द प्री टर्म, है ना। प्री टर्म। प्री टर्म कब बोलेंगे? अगर 20 से 37 वीक के बीच में होगा तो प्री टर्म होगा। ए इज द अबॉर्शन। अबॉर्शन कब बोलेंगे? जब लेस देन 20 वीक पे अगर डिलीवरी हो जाए तो उसको हम अबॉर्शन बोलेंगे। एंड एल इज द लिविंग इशू, लाइव बेबी, है ना, लाइव बेबी, ठीक है। सो दैट इज द ग्रेविडा, पैरिटी, टर्म, प्री टर्म, अबॉर्शन एंड लाइफ। सो ये जो नंबरिंग है, ये नंबर इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टर्म कब बोलेंगे? व्हेन इट इज मोर देन 37 वीक। प्री टर्म व्हेन इट इज 20 से 37 वीक के बीच में। अबॉर्शन व्हेन इट इज लेस देन 20 वीक। एंड लाइफ तो लाइव है, ठीक है ना। सो जैसे कि हमारा G2 मतलब कि जो 2 बार उसने कंसीव किया है। 0 मतलब कि आई एम सो सॉरी, ठीक है। 0 मतलब कि टर्म। टर्म क्या है? 0। उन्होंने 2 बार कंसीव तो किया है, बट टर्म क्या है? 0, मतलब कि एक भी बेबी टर्म नहीं आया। प्री टर्म कितना है? 1 प्री टर्म है, ठीक है, 1 प्री टर्म है। एंड 0 में अबॉर्शन कितने हैं? 0 अबॉर्शन है, एंड 1 क्या है? लाइव है। तो एक हमारा लाइव है, बट वो प्री टर्म था। प्री टर्म एक लाइव है और सेकंड टाइम उन्होंने कंसीव किया है। सो इस तरीके का ये फॉर्मूला आता है, जो कि कुछ भी पूछ लेते हैं या फिर वो दे देते हैं कि टर्म इतना है, प्री टर्म इतना है, 2 अबॉर्शन हुए हैं, 3rd टाइम प्रेग्नेंट हुई है, तो आप ये फॉर्मूला बताओ, है ना। ये फॉर्मूला में लिख के बताओ। सो आपको ये पता होना चाहिए कैसे ये बनाते हैं, ठीक है ना। सो ये हमारा था। देखो अभी तो मैं पढ़ा रही हूँ, है ना, सारा मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाया है। तो आज तो मैं नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट में थोड़ा ज्यादा हम बताएंगे, ठीक है। सो ये हमारे सारे के सारे A to Z इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मतलब इसमें तो आप एटलीस्ट कुछ मिस नहीं कर सकते हो। मतलब अगर OBG में अगर आप चाहते हो कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाए, आप नॉर्सेट में MCQ ना छोड़ो, तो आपको लाइक ये टॉपिक, ये पॉइंट एटलीस्ट आपको नहीं छोड़ना है। ये पॉइंट समथिंग है कि जो मैंने ऐसे रिफाइन करके ही लिखे है कि इससे ज्यादा, इससे कम तो एटलीस्ट आपको नहीं पढ़ना है। इतना तो एटलीस्ट पढ़ना ही पढ़ना है ना, इतना तो एटलीस्ट पढ़ना ही पढ़ना है। एंड OBG यू ऑलरेडी नो कि OBG इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आजकल तो जो नॉर्सेट हो रहा है, लाइक नॉर्सेट 7, 8, 9 जितने भी नॉर्सेट हुए हैं, उसमें OBG का वेटेज बहुत ज्यादा होता जा रहा है। काइंड ऑफ MSN की तरह, MSN FON की तरह OBG का वेटेज भी अब ज्यादा होता जा रहा है। सो OBG इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो इसके MCQ बहुत ईजिली कर सकते हो, लाइक MSN से भी ईजिली कर सकते हो आप, है ना। सो OBG आपको सारे करने हैं। तो प्लीज मेरी ये सारी की सारी MRP सीरीज वाली सारी वीडियो देखना। इसमें लाइक सारा का सारा चीज कवर हो जाएगा आपका। आगे हमारा PPH हो गया। लोगों ने बोला था कि PPH का जो न्यू गाइडलाइंस आया वो बता दो, तो वो उसी में बताऊंगी। MTP हो गया, है ना, जितने भी एबनॉर्मल चीजें हैं, सारा A to Z लेवर एंड ऑल सब कुछ कवर होगा, ठीक है ना। वही शॉर्ट पॉइंट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जस्ट वही कवर करूंगी, ठीक है ना। न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना चाहिए, वो सारा कुछ कवर होने वाला है। बस आपको क्या करना है, आपको मेरी सारी वीडियोस देखनी है, तभी होगा। अदरवाइज, है ना, अगर आपने पढ़ भी रखा है ना, मैं यही बोलूंगी, अगर आपने पढ़ भी रखा है OBG, तो फिर भी आप ये वीडियो जरूर देखो, सो डैट आपका रिविजन भी हो जाएगा। एंड अगर कोई भी पॉइंट मिस है, सो आप वो पॉइंट अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, वो पॉइंट आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास।
class. Please join this series. Please join this MRP series of OBG. This is something very very important होने वाला है. आपको एग्जाम के दिन जरूर आपको रियलाइज होगा कि हाँ वो इम्पोर्टेंट था. ठीक है ना. ओके, सो विद दिस ऑल द बेस्ट. अच्छे से पढ़ते रहो, लगे रहो, जमे रहो. ठीक है. थैंक यू सो मच.